Good morning 10th class. Welcome to Navneet Academy beta. So today we are going to start our new chapter number 7, control and coordination. अब इसे प्रीवियस चैप्टर में आपने लाइफ प्रोसेस में ये पढ़ा था कि हम अपनी कैसी लाइफ को चलाते हैं या कैसे काम करते हैं या क्यों ये सारे प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन. अब ये सारे हमारी बॉडी से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन कंट्रोल करता है इसे, किसको पता चल जाता है कि भाई चलो अब हमारा स्टमक फुल हो गया और नहीं खा सकते हम. बताओ. योर ब्रेन, है ना, आपके ब्रेन को पता चल जाता है अरे मेरे पेट में दर्द हो जाएगा अब, है ना, या आपके बॉडी में कहीं क्रैम्प वगैरह पड़ जाता है तो भी आपको महसूस हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है. और वो पेन कौन डिटेक्ट करता है? आपका ब्रेन डिटेक्ट करता है. तो ये कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है हमारी पूरी बॉडी, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. चलो. Okay, in the previous chapter we looked at the life process involved the maintenance function in the living organism. Now there we had started with the notion we all have that if we see something moving it is alive, और अगर वो चीज़ स्टेशनरी है तो हमारे हिसाब से या ग्रो नहीं कर रही है या क्या भी है तो वो डेड होती है. Now some of these movement are in fact is the result of growth as in plants. यही तो होता है कि प्लांट्स की अगर ब्रांचेस थोड़ी लॉन्ग हो रही हैं, मूव कर रही हैं, या उसकी जो सीड से वो एक प्लांट में बदल रहा है, प्लांट से वो एक ट्री में बदल रहा है, तो ये जो ग्रोथ है, ये जो मूवमेंट है, ये उसकी ग्रोथ है बेसिकली. सो उससे ये प्लांट भी अलाइव कहलाता है. नाउ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रो एंड वी हैव सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज. इट पुश सॉइल असाइड एंड कम आउट. वो सॉइल के अंदर दबाते हैं हम और वो सॉइल को हटाकर बाहर निकल आती है. बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन. अगर हम उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें तो क्या ये मूवमेंट होगी? क्या हमें तब एहसास होगा कि ये प्लांट जिंदा है कि नहीं? नहीं. सब मूवमेंट्स एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ. अ कैट रनिंग, a children playing on a swing, buffalo chewing cud, ये जो मूवमेंट है ये उनकी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है. जबकि उनकी हाइट में इंक्रीज़ होना, उनके वेट में इंक्रीज़ होना, ठीक है, ये सारी मूवमेंट उनके ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं. बट अगर मैं कहती हूँ कि एक बच्चा खाना खा रहा है या एक चाइल्ड जो है वो स्विंग पर झूल रहा है या वो पेबल्स के साथ खेल रहा है या अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है या जो भी है, ये सारी मूवमेंट उसके ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. वाई डू वी एसोशिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ? अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हम इन सारे मूवमेंट को देखते ही क्यों हैं? ये विजिबल मूवमेंट्स हमारी लाइफ में क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं? क्यों? मे बी ये हमारे बेसिकली एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करती, बट स्टिल जैसे अ कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस, है ना, वो माउस को देख रही है. नो वन नॉट ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक द मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू their advantage. Plants grow out into a sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swing. Buffalo chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. बट ये सारी मूवमेंट जो हम अपने आइज़ के थ्रू ये देख रहे हैं, ये ग्रोथ का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है. When bright light is focused on our eye or when we touch a hot object, it detects the change and responds to its movement in order to protect ourselves. क्या ये movement हमारी growth के लिए है? No, it is not. Maybe it's to protect us or maybe it is to change us. और ये एक response भी हो सकता है environment के through, या ये आपकी अपनी खुशी के लिए भी हो सकता है या किसी भी reason के लिए हो सकता है. कोई भी movement ज़रूरी नहीं है कि वो growth से ही related हो. Okay. Now if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled.
each kind of change in the environment evokes an appropriate movement and response. When we walk to talk our friend in classroom, we whisper rather than shouting aloud. यही तो होता है ना, जब आप अपने फ्रेंड से बात करने के लिए क्लासरूम में उठते हो, कुछ हो ना थोड़ा थोड़ा, या एकदम से लाउडली चिल्लाते हो, अरे क्या कर रहे हो ये, ऐसे तो नहीं बोलते ना. सो क्लियरली द मूवमेंट इज बेसिकली to be made depend on the event that is triggering it. अब च्वी कर रही है वो, कौन, काउ, ताकि कट डाइजेस्ट हो जाए, जो उसके सेलुलोज हैं ग्रास में उसे डाइजेस्ट कर पाए ताकि वो ईजिली, है ना. तो ये सारी चीज़ें उस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. वो उसके लिए नेसेसरी है, उसकी ग्रोथ का पार्ट नहीं है. बट हाँ, अगर वो ये मूवमेंट नहीं करेगी तो शायद वो अपना खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाए. Therefore, such controlled movement must be connected with the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. जैसे आपका जो फर्स्ट वन आपका चाइल्ड जो स्विंग पर क्या कर रहा था, खेल रहा था. इफ़ उसको कोई बुली करता है तो वो वहाँ से हट जाएगा. ये मूवमेंट उसके रिस्पॉन्स में है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे कोई बुली कर रहा है तो मुझे वहाँ पे पेन हो रहा है, अगर वो मुझे मार रहा है तो मैं वहाँ से हट जाऊँ. या वो अपने फादर को बुला लेगा, मदर को बुला लेगा, उसकी कंप्लेंट कर देगा. नाउ इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब उसके ये दिमाग में कैसे आया, या उसको कैसे पता चला कि उसको पेन हो रहा है, या उसको खाना को च्यू करना है उस काव को. ये सारी की सारी चीज़ें, या इवन आपको जब आप क्लासरूम में अपने फ्रेंड से बात करते हो और सामने टीचर बैठा है तो आपको ये पता है कि आपको शाउट नहीं करना है या आपको लाउडली नहीं बोलना, अदरवाइज़ वो टीचर सुन लेगा, है ना, एंड ही विल माइट स्कोल्ड यू. अब ये सब कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कीपिंग विद द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस. In multicellular organisms, specialized tissue are used to provide these control and coordination activity. ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी मूवमेंट या बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. आपके एनिमल्स में ये क्या कहलाता है? योर नर्वस सिस्टम. पढ़ा था ना हमने नर्वस टिश्यू के बारे में 9th क्लास, यानी योर न्यूरॉन. अब ये न्यूरॉन क्या करता है? ये सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है. इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यूज विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th. यस, जैसे हमने उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स टू इट. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट? बट दैट वी आर टचिंग एंड hot object? All information from our environment is detected by special tips of some nerve cells. Is it yes or not? See. Here's a hot pan. आपके हैंड ने इसको टच किया. अब जैसे ही आपकी मसल ने इसको टच किया, ये आपका ब्रेन है, तो ये सिग्नल देगा ये हैंड इस ब्रेन को क्या, कि मैंने इसको टच किया. अब ब्रेन ने क्या डिटेक्ट किया कि हैंड को गरम गरम लग रहा है कुछ. अब ब्रेन ने इसको वापस सिग्नल भेजा, अरे भैया तुम अपना हाथ हटा लो हैंड जी. क्यों? क्योंकि अगर तुम अपना हाथ नहीं हटाओगे तो ये तुम जल जाओगे, तुम्हारे हाथ को जला देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, एक्सट्रीमली हॉट है. तो इस हैंड जी ने क्या किया? पीछे कर लिया अपने आप को. ठीक है, और फिर ब्रेन जी आपके हैप्पी हो गए बहुत ज़्यादा. ये चीज़ कैसे हुई? क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो इन मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसफ़र करते हैं उस पर्टिकुलर मसल तक. और यहाँ पर हमारी मसल कौन है, हमारा रिसेप्टर कौन है जो ये चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है ब्रेन तक कि उसको क्या हो रहा है? योर हैंड बेसिकली. ठीक है, सो ऐसे ये चीज़ वर्क करती है. अब पढ़ते हैं.
Now all information from our environment is detected by a specialized tip of some nerve cells. Now these receptors are usually located in our sense organ such as your inner ear, the nose, the tongue and so on, like your skin, your eyes, ये सब. So the gustatory receptor will detect the taste while the olfactory receptor detect the smell. How could we know कि सपोज मम्मी ने राजमा चावल बनाए. अब राजमा चावल की खुशबू स्कूल की वैन से उतरते साथ, घर के बाहर नहीं उतारा स्कूल की वैन ने, घर से थोड़ा दूर उतारा, वहाँ से आ गई. अरे आज तो घर में राजमा चावल बन रहे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है ना. कहाँ से आई? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, यानी योर नोज. अब इसने क्या किया, उस एयर को इनहेल किया, उसके अंदर किसकी स्मेल थी? राजमा चावल की स्मेल थी. यानी योर ब्रेन नोज दैट दिस इज़ द स्मेल ऑफ राजमा चावल. और फिर ब्रेन ने सिग्नल भेजा कि अरे अरे ये राजमा चावल की स्मेल है, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी मम्मी ने राजमा चावल बनाए. और आप खुश. सेम चीज़ योर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर. अब जैसे ही वो चम्मच राजमा चावल का मुंह में डाला, ओहो हो क्या स्वाद आया हमें. और ये किसने टेस्ट किया? योर टेस्ट बड, योर टंग, जिसको ये स्वाद आया, क्या बढ़िया राजमा चावल बने हैं आज तो घर में. ठीक है. सो ये भी सिग्नल किसको गया? ब्रेन को. Now this information acquired at the end of a dendrite trip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electric impulse. This impulse travels from a dendrite to the cell body and then along with the axon end. At the end, the axon end, the electric impulse sets off or release some chemicals. See, पहले इस लाइन को ही समझते हैं. This is your neuron. अब ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये जो मैसेज होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. अब यहाँ से ये गया इस एक्सन में, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, ये पूरी न्यूरॉन में जाता है और फिर अल्टीमेटली नर्व एंडिंग तक पहुँचता है. अब यहाँ पर इससे थोड़े से गैप के साथ एक और न्यूरॉन होता है, सेकंड वाला. फिर इसकी नर्व एंडिंग जो है वो डेंड्राइट से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ से ये सिग्नल जाता है. इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं बेटा हमारे ब्रेन में. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू वो सेकंड न्यूरॉन में जाता है. ऐसे ही थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, और ऐसे लाखों न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में. ठीक है. तो ऐसे ऐसे ही जाता है. और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको आप साइनैप कहते हो. ठीक है. ये साइनैप जो होता है ये दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है. तो बेसिकली कैसे ट्रैवल करता है ये? फर्स्ट डेंड्राइट, फिर पूरी बॉडी में जाता है, यहाँ अलॉन्ग विद योर एक्सन एंड देन नर्व एंडिंग, और फिर ये सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. ऐसे ऐसे करके ये पूरा फैलता जाता है. This is general scheme of nervous impulse travel in your body. A similar synapse finally allows delivery of such impulse from a nervous neuron to the other cells such as muscles or glands. अब यहीं पर ही ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं? सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि आपके मसल के सेल्स हो सकते हैं और ग्लैंड के सेल्स हो सकते हैं. जहाँ पर भी आपको जैसे अब आपके हैंड, जब आपने हॉट पैन को टच कर लिया था तो वो मसल सेल तक पहुंच जाता है और आपको पता चल जाता है कि अब मुझे अपना हाथ हटाना है, और आप उसको जल्दी से हटा लेते हो. नाउ it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of a nervous cell or neuron. Now and is specialized for conducting information via the electric impulses from one part of body to the other. That is basically the function of your neuron. ठीक है. Now identify the part of neuron where the information is acquired, through which the information travel, and where the impulse must be converted into chemical signal for onward transmission. चलो ये तीनों डिटेक्ट करते हैं.
फर्स्ट कहाँ पर एक्वायर होती है? डेंड्राइट्स में। फर्स्ट पॉइंट ही तो हमारा यही होता है। कहाँ तक जाती है? एक्सन में, यानी यहाँ ट्रैवल करती है बेसिकली। थर्ड, कहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सिग्नल ट्रैवल होते हैं दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए? थ्रू द नर्व एंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। ओके, now here we have given an activity 7.1। चलो देखते हैं इसमें उन्होंने क्या बोला है। They have said that put some sugar in your mouth. How it tastes? Obviously it tastes sweet. Block your nose by pressing it between your thumb and index finger. नाक बंद कर लो अपनी, ठीक है। Now eat sugar again. Is there any difference in this taste? While eating lunch, block your nose in the same way. Notice if you can fully appreciate the taste of a food you are eating or not. No, आप अपना अच्छे से खाने का टेस्ट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? चलो देखते हैं। Is there is a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? Yes. If so, why might this happen? Read and talk about the possible explanation of these kind of difference. Do you come across a similar situation when you have cold? Yes. जब आपको कोल्ड होता है, कफ होता है, तो भी आपको अच्छे से स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी एक बॉडी का ऑर्गन जो है वो ख़राब हो जाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं करता, तो दूसरी बॉडी के ऑर्गन्स पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ हमारी रियल लाइफ का। आपके पास है एक टॉय कार जो रिमोट से चलती है। अब उस कार में थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो उसकी फंक्शनिंग ख़राब हो गई। अब उसका एक दरवाज़ा खुलता है तो दूसरा नहीं खुलता। वो अपने एक व्हील को यूज़ करके चलती है, सिर्फ बाकी उसके तीनों व्हील्स ख़राब हो रहे हैं। तो क्या वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी? क्या वो उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी वो पहले थी जब पापा आपके लिए लेकर आए थे? वो नहीं ना। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे करके उसके बाकी पार्ट्स डैमेज हो गए, और बाकी पार्ट्स डैमेज होने की वजह से क्या हो गया? वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। सेम चीज़ आपकी बॉडी के साथ भी होती है। समझ आया? जब आपके बॉडी का कोई पार्ट इतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है तो आपकी पूरी बॉडी सफ़र करती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Now what happen in reflex action? Reflex action किसे कहते हैं? Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment. We say I jumped out of a way of bus reflexively. I pulled my hand back from the flame reflexively. Or I have so hungry my mouth start watering reflexively. यानी जो चीज़ सडन हुई हो, अरे मैं बस से जल्दी से कूद गया अचानक से। आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम अ फ्लेम रिफ्लेक्सिवली, मैंने अपना कैंडल की जो फ्लेम थे उससे जल्दी से अपना हाथ हटाया। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि मेरा जल्दी से माउथ जो है वो बिल्कुल वाटरी हो गया। ठीक है, अब दैट एग्जैक्टली what exactly do we mean? A common idea in all such example is what? We do something without thinking about it. हमने सोचा ही नहीं और हमने वो चीज़ कर दी। क्या हमने सोचा कि हमारा खाना जो है, अभी हमने बेसिकली क्या सोचा कि भाई अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझे खाना खाना है ना, तो एकदम से माउथ वाटर हो गया। हुआ कि नहीं? और जैसे ही मैंने उस फ्लेम पर अपना हाथ रखा, अरे गरम लग गया, तो मैंने अचानक से हटा दिया। ठीक है, नाउ और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल इन आवर रिएक्शंस, येट दीज आर द सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज आवर एनवायरनमेंट। अब ये कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ये सारी सिचुएशंस बेसिकली हम कैसे अचीव करते हैं, ये पढ़ते हैं। चलो, लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। Take one of your example. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. हाथ भी जल सकता है, और in fact for any animal also. How would you respond to this? कैसे response करोगे?
one seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibility of getting burnt and therefore move your hand. आप यही तो सोचोगे जब आप अपने कॉन्शियस में होगे, अपने दिमाग में वो चीज़ आएगी आपके, तो आपको दर्द होगा, आपको जल जाएगा आपका हाथ, तो आप जल्दी से वो हाथ हटा लोगे. An important question then is how long will it take us to think that all. अब एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो कि मैंने फ्लेम पे हाथ रखा तो मुझे अब कितना टाइम लगेगा ये सोचने के लिए कि अब मुझे फ्लेम से अपना हाथ हटाना है. क्यों? क्योंकि वरना मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे दर्द होगा. बताओ कितना टाइम लगता है? सोचो ज़रा. The answer depend on how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is so likely to involve the creation of such impulse, and thinking is a complex activity. So it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. तो जितनी जल्दी आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना जल्दी आपका नर्व इम्पल्स वो कैच अप करेगा और बाकी न्यूरॉन्स तक भेजेगा और उतनी जल्दी ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है. नाउ if this is the case, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of a dense network of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of a skull, यानी आगे की तरफ, and receives signal all over the body, which is think about before responding to them. Obviously, in the order to receive the signals, हमें सबसे पहले, this is the thinking part of the brain in our skull, must be connected to the nerves coming from the various parts of the body. आप लोग ने कभी सोचा है कि बेटा ये जो लुनाटिक्स होते हैं, जो पागल होते हैं, जिनका अपने ब्रेन पर, अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? बताओ ज़रा, सोचो. क्योंकि उनकी थिंकिंग पावर नहीं होती, वो किसी भी चीज़ को सोच नहीं सकते हैं, उनमें ये क्षमता नहीं होती है. उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. अगर न्यूरॉन्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स क्या होगा? वो क्षमता ही नहीं होगी उनके अंदर. ठीक है. नाउ सिमिलरली, if this part of the brain is instruct muscles to move, nerves must carry these signal back to the different parts of the body. Now, if all this is done when we touch a hot object, it may get enough time for us to get burnt. है ना. वापस बैक आना सिग्नल भी तो बहुत ज़रूरी है. अगर हम सोचते रहे और हमने हैंड पीछे नहीं किया तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा. तो सोचने के साथ साथ, यानी ब्रेन में सिग्नल भेजने के साथ साथ ब्रेन का वापस रिस्पॉन्स करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि उनमें नहीं हो पाता. Now, how does the design of a body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, the nerve that detect heat were to be connected to the nerve that moves muscle in a simpler way. The process of detecting of the signal or the input responding to it by an output action might be completed quickly. That means आपकी बॉडी ने तो वो सेंसेशन ले ली हीट की, अब उस नर्व ने डिटेक्ट भी कर लिया हीट को, अब उसी नर्व को तुम्हारे ब्रेन के साथ भी तो कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि जब वो ब्रेन सिग्नल भेजे तो तुम अपनी मसल ईजिली हटा सको. और ये इतना क्विक एक्शन होता है ताकि आपका हाथ ना जल जाए. सच अ कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स आर्क. नाउ वेयर शुड such reflex are connected to be made between the input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first met each other. The nerve from all over the body meet in a bundle in the spinal cord in the way to the brain. अच्छा, अब उसी नर्व में कैसे पता चलेगा हमें कि नर्व सेल उस नर्व में आपका न्यूरॉन है जो रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता? ठीक है. तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर हो ये, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी क्या होती हैं, नर्व्स अटैच होती हैं.
और वही अगर ब्रेन से सारे सिग्नल्स देगा तो ये नर्व्स तक पहुंच ही जाएगा. सो रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड itself. Although the information input also goes on the reach of the brain. ब्रेन तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और नर्व्स तक जाती है. तो ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? योर नर्वस सिस्टम. बेसिकली योर नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ 3: योर ब्रेन, योर SP, योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड योर N, दैट मीन्स योर नर्व्स. ठीक है. Of course, reflex arc have involved in animals because the thinking process of a brain not is fast enough. उनमें ज़्यादा नहीं होती है हमारे comparison में. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that the reflex arc have evolved as sufficient way of functioning in the absence of a true thought process. However, even after complex neuron network have come into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response. जबकि ऐसा सभी एनिमल्स में नहीं होता. क्यों? क्योंकि सभी का एनिमल्स का ब्रेन इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है. ओके. See here they have given a situation of reflex arc. ये देखो. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ हॉट पैन. हेयर रिसेप्टर इज़ योर स्किन. स्किन से यहाँ पर कहाँ गया? आपके स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या अटैच था? नर्व्स अटैच थी. किसको सिग्नल भेजा? योर ब्रेन को सिग्नल भेजा. ब्रेन ने क्या डिटेक्ट किया? दैट दिस इज़ वेरी हॉट, गरम है बहुत. तो क्या किया? बोलो. इसने ब्रेन ने सिग्नल दिया कि तुम्हें हाथ हटाना है, अदरवाइज तुम्हारा हाथ जल जाएगा. चलेगा कि नहीं? ब्रेन का सिग्नल पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको बेटा. ठीक है. CNS. अब इस स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे इफेक्टर यानी मसल में आया, उस नर्व में आया क्या? कि भाई हाथ हटाओ अपना जल्दी से. और फिर सेम तुम्हारे मसल ने क्या किया? अपना हैंड को उस तरफ मूव कर लिया ताकि क्या हो? हाथ ना जले. समझ में आया बात? तो ये बेसिकली होती है रिफ्लेक्स आर्क की फंक्शनिंग, कि कैसे तुम्हारा रिसेप्टर, तुम्हारा इफेक्टर जिस पे इफ़ेक्ट कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं न्यूरॉन बेसिकली, ये दोनों, और योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड योर ब्रेन, ये सारे के सारे कैसे फंक्शन करते हैं. ठीक है बेटा. ओके.